हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीआरपीसी आपको समझ में आ रही होगी। तो इन लास्ट लेक्चर हमने अपील डिस्कस कर लिया था और आज हम रेफरेंस एंड रिवीजन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपील वाले लेक्चर में भी बताया था कि क्रिमिनल में रिव्यू का प्रोसीजर नहीं होता है। अगर एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो गया है और साइन हो गया है, यानी कि फंक्टिस ऑफिशियो जो वर्ड मैगजीन यूज करते हैं हम, तो एक बार अगर जज ने जजमेंट साइन कर दी तो उसका रिव्यू नहीं होगा। मतलब वही कोर्ट अगर चाहे तो उसको दोबारा से वो कोर्ट दोबारा से उसको हियर नहीं करेगा मैटर, जो कि सिविल में होता है वैसा क्रिमिनल में नहीं होगा। ये दिया है सेक्शन 362। बल्कि अगर कोई अर्थमेटिकल और कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो रिव्यू हो सकता है, लेकिन जनरल रूल यही है कि रिव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो उसी के आगे हम बढ़ेंगे, रेफरेंस और रिवीजन हम डिस्कस करेंगे आज। तो रिवीजन और अपील में तब भी काफी सिमिलैरिटी है, बट रेफरेंस इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट प्रोसीजर। करेक्टिव जो प्रोसीजर्स हैं आफ्टर जजमेंट, तो रेफरेंस काफी अलग है। यानी कि रेफरेंस में क्या होता है, जब अपील हम पढ़ते हैं तो अपील में क्या होता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है या फिर जो एक्विटल हो गया है, तो विक्टिम या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो ये लोग प्रेफर कर देते हैं अपील अगर वो एग्रीड होते हैं उस जजमेंट से। लेकिन रेफरेंस में क्या होता है कि जो कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, यानी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट से नीचे, वो रेफर करते हैं मैटर को हाई कोर्ट। तो वो रेफर मैटर को हाई कोर्ट कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये हम डील करेंगे अंडर सेक्शन 395 एंड 396। मोस्टली जो प्रोविजंस रेफरेंस में है सीआरपीसी में, वो 395 में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, यानी कोई भी इंफीरियर कोर्ट, अगर कोई केस ऐसा है जहाँ पे एक्ट की वैलिडिटी के बारे में बात है या कोई ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के बारे में बात है, तो वो हाई कोर्ट को मैटर रेफर कर सकता है। कैसे, आई विल एक्सप्लेन टू यू। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे लोअर कोर्ट कोई भी, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, अगर वो कोई केस हियर कर रहे हैं और ट्रायल चल रहा है और उनको लगता है कि जो वहां पे लॉ एप्लीकेबल है, जो एक्ट एप्लीकेबल है, उसमें कोई वो एक्ट इनवैलिड है या वो ऑपरेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ गलती है, लेकिन क्योंकि उन कोर्ट के पास में जो इंफीरियर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके पास पावर नहीं होती है कि वो किसी एक्ट की वैलिडिटी, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो इस एक्ट की वैलिडिटी को वो कोर्ट डिसाइड करे, तो वो इसलिए मैटर को रिफर करती है। ठीक है, कहाँ रिफर करती है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ व्हेन केस इन्वॉल्व्स एज टू क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विच, मतलब उस जो क्वेश्चन है कि एक्ट का वैलिडिटी का, उसका डिटर्मिनेशन नेसेसरी है। व्हाई इट इज नेसेसरी, फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस। ठीक है, तो अगर वो नेसेसरी है फॉर डिस्पोजल ऑफ केस, तो फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो रेफरेंस भेजेगी हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें और भी कंडीशंस हैं कि वो जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इनवैलिडिटी और इनऑपरेटिवनेस ऑफ द एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, वो किसी भी हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के वो सबऑर्डिनेट है, सपोज दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, तो वहां की जो ट्रायल कोर्ट होंगे, यानी कि जो पटियाला हाउस और 30 हजारी कोर्ट, ये कोर्ट्स जो होंगे, अगर वहां पे उनको कोई क्वेश्चन आता है कि एक्ट से रिगार्डिंग, जब वो केस हियर कर रहे हैं, जो कि जरूरी है टू डिस्पोज ऑफ द केस, तो अगर उनके सामने कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ठीक है, तो वो ये भी कंसिडर करेंगे पहले कि वो जो क्वेश्चन है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर लिया। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए विच हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इंफीरियर कोर्ट है, उसका काम होगा कि वो ये भी चेक करे कि वो क्वेश्चन जो है वो उसका जिस कोर्ट के वो सबऑर्डिनेट है वहां के हाई कोर्ट ने ना डिसाइड करा हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी ना डिसाइड करा हो। सपोज इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर है
और वहाँ की कोई क्या बोलते हैं ट्रायल कोर्ट में ये मैटर है कि एक्ट जो है वो गलत लग रहा है या कोई रेगुलेशन गलत लग रहा है, तो वो भी यही चीज कंसिडर करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहीं डिसाइड तो नहीं करा है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डिसाइड तो नहीं करा है वो क्वेश्चन उस एक्ट के रिगार्डिंग। तो अगर ऐसा कोई नया क्वेश्चन जो ट्रायल ड्यूरिंग हियरिंग आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में, जिसका कि डिसाइड हो जाना जरूरी है, किस लिए जरूरी है, जिसका डिटर्मिनेशन होना इसलिए जरूरी है ताकि वो केस डिस्पोज ऑफ हो सके, ठीक है। तो इसीलिए रेफरेंस होता है टू हाई कोर्ट, ठीक है। नाउ इसमें सेकेंड क्लॉज में दिया है कि जो सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास में ये एडिशनल पावर होती है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं कि जो लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो यू विल रियलाइज कि बहुत बार होता है आर्टिकल 14 में किसी एक्ट को कहा जाता है कि ये एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेटरी है और इस एक्ट को स्ट्रक डाउन करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन इन्वोक किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट को इसलिए अप्रोच करते हैं ताकि इतना लंबा ये जो केसेस हैं वो क्विकली डिस्पोज ऑफ हो सके और करेक्ट तरीके से डिस्पोज ऑफ हो सके। यानी कि अगर यहाँ पे कोई जैसे कोई कंप्लेनेंट है वो खुद भी चाहे तो हाई कोर्ट का पावर या सुप्रीम कोर्ट का पावर इन्वोक कर सकता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 32 मतलब 226 बहुत जगह है वो इस पावर को इन्वोक कर सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंस का प्रोविजन सिविल में भी दिया है, क्रिमिनल में भी दिया है, इसीलिए दिया है ताकि अगर हियरिंग के दौरान ही ट्रायल कोर्ट में ही ऐसा कोई एक्ट सामने आता है जो कि लग रहा है कि गलत है या लग रहा है कि वो ऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, तो वही के वही वो कोर्ट हाई कोर्ट को वो मैटर रेफर कर दे ताकि उनका केस डिस्पोज ऑफ हो सके। और फिर अगला हाई कोर्ट का काम 396 में ये होता है कि हाई कोर्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर दे और कोर्ट को दे दे और फिर बता दे कॉस्ट कौन पे करेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कॉस्ट वगैरह आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट 396 में हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा इसके अकॉर्डिंग। उसी के बीच में मैं आपसे एक और प्रोविजन डिस्कस कर रही थी 395 का सब क्लॉज 2, जिसमें सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में एडिशनल पावर है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रिफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हम रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। तो अगर हम किसी एक्ट की वैलिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी रेगुलेशन की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब वो लॉ कोई ऐसा लॉ है जहाँ पे डाउट है उसके एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये पावर ट्रायल कोर्ट को नहीं दी गई है क्योंकि मे बी बिकॉज ट्रायल कोर्ट से माना जाता है कि मैटर अपने आप जाएगा फिर बाद में अपील में जाएगा, तो मे बी उनको क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इतना फंसेगा क्योंकि उनके पास जुरिडिक्शन कम होती है। अगर लेस सीरियस ऑफेंस है तो उनके पास में उसी का ही जुरिडिक्शन होता है। तो इसीलिए सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, इनको ये पावर दी गई है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रेफर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हियर अंडर सब क्लॉज 2 सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन जज also has power to refer case where question of law is to be decided। मतलब अगर कहीं पे question of law भी फंस रहा है तो भी वो हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। नाउ विल डायरेक्टली कम टू रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन में क्या होता है आप देखेंगे, रिवीजन बेसिकली पर्पस वो सॉल्व करता है कि जहाँ पे अपील पर्पस सॉल्व ना कर पा रही हो करेक्टिव प्रोसीडिंग्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि अपील जो होती है वो करेक्टिव प्रोसीडिंग्स होती है कि अगर इंफीरियर कोर्ट ने कोई गलत जजमेंट, गलत नहीं या फिर कोई गलत फाइंडिंग दे दी है या उसका जजमेंट एक्विटल होना चाहिए पर कन्विक्शन हो गया है, ठीक है, या कन्विक्शन होना चाहिए पर एक्विटल हो गया, इस तरीके से कुछ हो गया है, तो ये करेक्टिव अथॉरिटी में अपील होती है। तो उसी तरीके से रिवीजन का भी यही होता है, जहाँ पे अपील पर्पस सर्व नहीं करती है
वहां पे रिवीजन आता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देती हूँ बिफोर प्रोसीडिंग सेक्शन वाइज। जैसे कि आप जानते हैं कि अपील जो है वो सिर्फ एक्विटल के अगेंस्ट तो हो सकती है ना। यू हैव रेड अपील अगेंस्ट एक्विटल, तो आपने कौन से सेक्शन में पढ़ा है, अंडर सेक्शन 378 की अपील अगेंस्ट एक्विटल होगी। लेकिन अपील अगेंस्ट डिस्चार्ज या डिसमिसल नहीं होता है। तो रिवीजन यहाँ पे पर्पस सॉल्व करता है, क्योंकि रिवीजन में अपील रिवीजन जो है वो अगेंस्ट डिस्चार्ज और डिसमिसल भी होता है। तो यहाँ पे जो गैप है करेक्टिव प्रोसीडिंग्स का वो रिवीजन ने कहीं ना कहीं फिलअप किया है। यानी कि अपील में डिस्चार्ज और डिसमिसल के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें डिस्चार्ज और डिसमिसल के अगेंस्ट रिविजनल कोर्ट जा सकता है, ठीक है। नाउ हम सेक्शन वाइज समझ लेते हैं। 397 से 401 में रिवीजन का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविजन है, लेकिन बेसिकली 397 एंड 401 दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 397, 399 एंड 401 तो मोस्टली प्रोविजन इसी में दिए हैं, और उसमें भी आप देखेंगे 401 और 399 एक ही जैसा है, ठीक है। तो 397 में क्या है, हाई कोर्ट और सेशन जज दोनों के पास ही जुरिडिक्शन है कि वो रिवीजन प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन कर सकें। यानी कि हाई कोर्ट और सेशन जज दोनों के पास में, मतलब दोनों के पास में कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है। इट इज जस्ट सिमिलर टू, जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि वो कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो जुडिशियल रिव्यू को प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। 226 में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम, तो दोनों के पास में कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होता है। तो उसी तरीके से कॉन्करेंट मतलब अगर कोई चाहता है, जैसे रिट पिटिशन में अगर कोई चाहता है, चाहे वो हाई कोर्ट को अप्रोच करे या वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे, उसी तरीके से यहाँ पे चाहे कोई हाई कोर्ट को अप्रोच कर ले या सेशन जज को अप्रोच कर ले, रिवीजन का पावर दोनों के पास में होता है अंडर सेक्शन 397, ठीक है। ये पावर किस तरीके, ये पावर क्या है, रिवीजन है क्या? तो रिवीजन में क्या होता है, जो हाई कोर्ट या सेशन जज है वो कॉल कर सकता है किसी भी केस का रिकॉर्ड, ठीक है, और उसको एग्जामिन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि वहां जो फाइंडिंग है वो लीगल नहीं है, ठीक है, इलीगल है, या फिर उसको लगता है वहां जुरिडिक्शनल एरर है, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, मतलब ट्रायल कोर्ट के पास में के पास में जुरिडिक्शन नहीं था और उसने एंटरटेन कर लिए, या रेगुलर नहीं है, कुछ ट्रायल कोर्ट के पास में जो पावर नहीं थी वो उसने एक्सरसाइज कर ली है, देन या उसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट प्रोसीडिंग्स करेक्ट नहीं है, या वो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है प्रोप्राइटरी, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में प्रोप्राइटरी मतलब इसका मतलब होता है कि ऐसा डिसीजन जो कि मॉरली या सोशली एक्सेप्ट करा जा सके। तो यानी वो फाइंडिंग जो है वो उसमें प्रोप्राइटरी भी नहीं है, लीगैलिटी से क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी का क्वेश्चन है, यानी कि वो जजमेंट जो है वो मॉरली या सोशली एक्सेप्ट, अगर कोर्ट को लगता है मॉरली या सोशली एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, देन अबाउट द रेगुलरिटी, ठीक है। तो इन सब फाइंडिंग्स पे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कॉल कर सकता है रिकॉर्ड किसी भी सबॉर्डिनेट, अपने से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, और फिर उनको एग्जामिन कर सकता है इफ देयर फाइंडिंग अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है करेक्टनेस, मतलब दे हैव, बट यू राइट, अगर उनको लगता है इनकरेक्ट है, इलीगल है, या फिर प्रोप्राइटरी नहीं है, यानी कि मॉरली या सोशली वो जजमेंट एक्सेप्ट नहीं हो सकता या रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो हाई कोर्ट या सेशन जज कॉल कर लेगा और एग्जामिन कर लेगा रिकॉर्ड। तो ये रिविजनल जुरिडिक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपील से काफी अलग है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसीजर आप पढ़ेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कभी कभी रिवीजन का जो रिविजनल कोर्ट होता है, यानी कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट होता है, वो कभी कभी एपलेट पावर का भी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, पहले आप समझ लीजिए कि रिवीजन के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। नाउ 397 वी हैव रेड, नाउ 398 इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि रिवीजन जो है वो अपील के लेक्यूने को फिलफिल करता है, यानी कि जहां पे जो करेक्शंस, जहां पे अपील हो सकती थी, जहां पे जो पर्पस अपील फुलफिल करता है वो पर्पस अगर अधूरा रह जाता है,
ठीक है, वो पर्पस मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे अपील प्रेफर हो सकती है नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन नहीं है। मतलब अपील का प्रोविजन जैसे हम जानते हैं, एग्जाम्पल यू विल अगेन टेक एग्जाम्पल यही वाला, डिस्चार्ज और डिसमिसल के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, अपील प्रेफर ही नहीं हो सकती वहां पे। तो उस जगह पे रिवीजन हमारा बैठ जाएगा, क्योंकि रिवीजन में डिस्चार्ज और डिसमिसल के अगेंस्ट में रिविजनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज हो सकता है। तो 398 में दिया है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है कि जो सीजीएम या कोई और भी मजिस्ट्रेट हैं वो फर्दर इंक्वायरी करें कि अगर कोई कंप्लेंट डिसमिस हुई हो अंडर सेक्शन 203 हमने जब कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट्स पढ़ा था, जब ट्रायल के दौरान हमने ट्रायल ऑफ वारंट केसेस ऑन कंप्लेंट पढ़ा था, डिस्कस करा था, तब हमने 203 को भी काफी डिस्कस करा था। तो 203 में अगर कोई डिसमिसल होता है, और 204 सब क्लॉज 4, यानी 204 सब क्लॉज 4 में ये था कि अगर कोई प्रोसेस समन्स इशू होना है और कंप्लेंट को प्रोसेस फीस देनी है, समन्स की फीस देनी है और उसने नहीं दी है, तब भी केस डिसमिस हो जाता है। तो दिस वी हैव नॉट डिस्कस, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ लीजिए, इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस सेक्शन 203, then you can write in your answer that High Court or Session Judge may order inquiry to make further inquiry किसको, सीजीएम और मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे देंगे कि टू मेक फर्दर इंक्वायरी रिगार्डिंग डिस्चार्ज इन एनी केस। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा डिसमिसल और डिस्चार्ज इन एनी अदर केस, तो अगर आपको डिसमिसल का प्रोविजन नहीं याद आ रहा है कि 203 या 204 का सब क्लॉज 4 है, बिकॉज दिस इज नॉट मोस्टली आस्क्ड इन प्रीलिम्स। रिवीजन का क्वेश्चन एपीओ में, स्पेशली एपीओ में बहुत आता है, मेंस में तो रिवीजन का क्वेश्चन आता है, तो आपको मेंस में लिखना होगा। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है 203 और 204 सब क्लॉज 4, तो 203 वैसे याद ही आ जाएगा। तो यू कैन राइट इनटू कंप्लेंट व्हिच इज डिसमिस्ड और डिस्चार्ज इन एनी केस। ठीक है, and if you remember you can mention the section like it is here। ठीक है, now section 399। तो जैसा हमने 397 में पढ़ा है कि हाई कोर्ट और सेशन जज को कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होता है रिवीजन प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन करने का। ठीक है, तो 399 में वी विल डिस्कस कि सेशन कोर्ट को और क्या क्या, स्पेशली सेशन कोर्ट के और क्या क्या पावर होते हैं, और 401 में हाई कोर्ट के रिविजनल जुरिडिक्शन में और क्या क्या पावर होते हैं। तो यू विल सी कि 401 और 399 एग्जैक्टली सिमिलर है, काफी सिमिलर है। बस इसमें एक डिफरेंस ये रहेगा कि सेशन कोर्ट जो, अगर जैसे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में, तो अगर एक बार सेशन कोर्ट में रिविजनल जुरिडिक्शन में केस चला गया और वहां से डिसमिस हो गया, तो रिवीजन हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब सेशन कोर्ट का जजमेंट फाइनल माना जाता है। तो यहाँ पे इनको एक तरीके से इक्वल मान लिया गया है। रिवीजन जुरिडिक्शन की जब बात होगी तो हमने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को इक्वल मान लिया है। तो ये सेशन कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो जाएगा अगर कोई बंदा आता है और डायरेक्ट सेशन कोर्ट में रिवीजन का प्रोसीडिंग्स करता है और डिसमिस हो जाता है, या जो भी डिसीजन होता है तो वो फाइनल हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 399 सब क्लॉज 3। तो 399 क्या बात करता है, स्पेशली सेशन जज के और पावर को डिस्कस करता है कि सेशन जज के पास क्या क्या पावर है। देन 401 सिमिलरली बात करता है कि और रिविजनल जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है। तो बिफोर गोइंग वेयर एक्ट वाइज पॉइंट्स वाइज मैं आपको जनरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो पावर्स की बात होगी वो यही बात होगी कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, मतलब जब सेशन कोर्ट की बात है तो 399 और हाई कोर्ट की बात है तो 401, तो वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एपेलेट कोर्ट की पावर होती है। यानी कि 386 में आपने पढ़ा है पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट। तो एपेलेट कोर्ट की क्या पावर होती है कि अगर कोई अपील लगी, जैसे एपेलेट कोर्ट की क्या पावर होती है कि वो सेंटेंस को चेंज कर सकता है, ठीक है, देन केस को कमिट कर सकता है, रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है। तो ये सारी पावर्स आपने पढ़ी हैं कि एपेलेट कोर्ट की पावर होती है। तो वो सारी 386 में पावर जो है वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के पास होती है। देन सिमिलरली 389 आपने पढ़ा है कि उसमें है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, यानी कि अगर कोई अपील पेंडिंग है
तो उसके बीच में अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई कन्विक्शन का सेंटेंस का ऑर्डर दे दिया है कि 10 साल की सजा होनी चाहिए, तो उस बीच में उस सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और अक्यूज को बेल दे दिया जाएगा। तो ये सारा ऑर्डर देने की सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगा या अक्यूज को बेल दे दी जाएगी, तो ये सारा पावर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दोनों के पास होता है। देन सिमिलरली सेक्शन 390, अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो ये पावर होती है ना कि अपील में कि वारंट इशू करके बुला लिया जाए एक्यूज को। तो डिविजनल कोर्ट के पास भी सेम पावर होती है 390 में, सेक्शन 390 में सेशन कोर्ट के अंडर सेक्शन 399 सेशन कोर्ट का एंड 401 हाई कोर्ट का। ठीक है, अभी जब इसको मैच करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर 391 में पावर होती है एपेलेट कोर्ट के पास में कि वो फर्दर एविडेंस ले ले। तो यहाँ पे भी जो एपेलेट कोर्ट के पावर होती है वो सेशन कोर्ट के पास में हम देख रहे हैं कि सेम ही पावर है 391 में। ठीक है, तो 399 और 401 में बहुत सिमिलैरिटी है, बल्कि एक दो पॉइंट्स में ही अलग होंगे। ठीक है, और दूसरी सिमिलैरिटी है कि अगर कोई रिवीजन प्रोसीडिंग्स आई है या तो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है कि एक्विटल की फाइंडिंग है उसको कन्विक्शन में बदल दे। ठीक है, तो हाई कोर्ट के नॉट कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू कन्विक्शन, बोथ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। तो यानी जब सेशन कोर्ट की बात होगी तो सेक्शन 399, और जब हाई कोर्ट की बात होगी एक्सक्लूसिवली पावर की बात होगी। बेसिकली व्हाट इज रिवीजन इज गिवन अंडर 397। जब एक्सक्लूसिवली पावर की बात कर रहे हैं तो ये सेपरेट सेक्शंस है 401 एंड 399। एंड एज आई हैव डिस्कस कि 399 के सब क्लॉज 3 में है कि डिसीजन अगर सेशन कोर्ट में पहले कोई सेशन कोर्ट में रिवीजन प्रेफर कर लेता है और सेशन कोर्ट डिसमिस कर देता है, जो भी डिसाइड कर देता है वो फाइनल होगा और आप दोबारा हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को रिवीजन के मामले में दोनों कोर्ट्स को बराबर मान लिया गया है। ठीक है, देन और क्या पावर्स हैं, और रिवीजन में क्या है, और रिवीजन में है कि जैसे आपने सिविल में भी पढ़ा होगा कि ऐसा केस जहां पे अपील लाई होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि रिवीजन जो है वो अपील की लेक्यूना को फिलफिल करता है, तो इसीलिए जहां पे अपील लाई होती है वहां पे आपको अपील ही प्रेफर करनी होगी, वहां आप रिवीजन नहीं प्रेफर कर सकते। तो अगर अपील लाई होती है और अगर कोई अपील प्रोसीडिंग्स प्रेफर नहीं हुई है, ठीक है, सॉरी यस, अगर अपील लाई होती है और अगर अपील प्रोसीडिंग्स प्रेफर नहीं होती है तो रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं प्रेफर हो सकती है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द रूल अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। देन सब क्लॉज, फिर इसी में एक और प्रोविजन, अच्छा जो मैंने ये बात बताया आपको कि अपील लाई होती है और अपील प्रेफर नहीं होती है तो फिर रिवीजन नहीं होगा, तो सिमिलरली ये भी दोनों में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों में एक ही है। तो सेशन कोर्ट की यहाँ हम बात करेंगे तो सेक्शन 399 एंड हाई कोर्ट की तो 401। देन आगे क्या है, हाँ, अगर हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट दोनों के पास पावर होती है कि वो किसी भी रिवीजन प्रोसीडिंग को एज पेटिशन ऑफ अपील प्रेफर कर ले। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। पावर कैसे इन्वोक होती है, इसमें हर केस में नहीं हो सकती है, ये तभी इन्वोक हो सकती है अगर जिस केस में जो एपेलेंट है, ठीक है, उसको ये डाउट हो जाता है, मतलब जो भी रिवीजन प्रेफर कर रहा है उसको ये डाउट हो जाता है कि इस केस के अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, उसको गलती से डाउट हो जाता है। और अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट देखता है कि अगर उसको रिवीजन नहीं दिया गया तो मतलब अगर उसके केस डिसाइड नहीं हुआ तो काफी जस्टिस जो है उसके साथ में नहीं हो पाएगा। तो अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऐसा कुछ देखता है तो वो क्या करेगा, रिवीजन पिटीशन को अपील पिटीशन की तरह ट्रीट कर लेगा। कब कर लेगा, जबकि अपील तो लाई होती है लेकिन जो रिवीजन प्रेफर कर रहा है, रिवीजन कोर्ट में आया है, सपोज हाई कोर्ट है, मैं सपोज आई एम द जज ऑफ हाई कोर्ट, तो मैं मेरे सामने किसी ने रिवीजन पिटीशन दिया है, ठीक है। अब रिवीजन पिटीशन में मैंने देखा कि इस केस में तो अपील लाई होती है, तो आई विल व्हाट डू, माय फर्स्ट स्टेप विल बी, मैं कहूंगी इन दिस केस अपील लाइज एंड यू हैव नॉट प्रेफर्ड, सो नो रिवीजन शुड बी ग्रांटेड टू यू। लेकिन अगर यहाँ पे जो पार्टी है वो मेरे से कहती है नहीं, अपील लाई होती है, ऐसा तो हमें पता ही नहीं था, हमें ऐसा मालूम नहीं था, ऐसा कुछ कहती है। और अगर हाई कोर्ट, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने इसको रिवीजन पिटीशन को
एज पेटिशन ऑफ अपील नहीं कन्वर्ट कर दिया और अपील की तरह नहीं डिसाइड करा, क्योंकि इसको एरेनस बिलीफ हो गया था, इसको गलती से ऐसा लग गया था कि अपील नहीं होती है, तो इसके साथ में इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी पावर है, ये भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास, दोनों के पास होती है। ठीक है, 399 एंड 401 इज वेरी सिमिलर। तो 399 और 401 को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सेशन जज के पास, जैसे मैंने आपको बताया, पावर ऑफ रिवीजन जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है जैसे कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है अंडर सेक्शन 401। ठीक है, यानी कि 386 में जो पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट होती है कि फाइंडिंग को चेंज कर देना या कमिटेड फॉर ट्राई कर देना, बस एक चीज नहीं कर सकते हैं कि कोई एक्विटल की फाइंडिंग है उसको कन्विक्शन में कर दें, तो वो सारा पावर होता है रिविजनल कोर्ट के पास में, 399 में सेशन कोर्ट के पास में एंड 401 में हाई कोर्ट के पास में। देन सब क्लॉज 2 में 2345 यहाँ लिखा है, जो कि 401 में है वही यहाँ होगा, यानी 2345 में क्या है, हाँ ये एक पॉइंट रह गया था, अगर कोई ऑर्डर रिविजनल कोर्ट पास कर रही है और वो ऐसा है कि वो एक्यूज के अगेंस्ट है, तो एक्यूज को पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। ठीक है, देन सब क्लॉज 3 सेज कि हाई कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू कन्विक्शन। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दोनों हाई कोर्ट के पास में भी ये पावर नहीं होती है कि वो एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट करे, और सेशन कोर्ट के पास में भी, क्योंकि यहाँ भी सब क्लॉज 3 एप्लीकेबल है, सेशन कोर्ट के पास में भी पावर नहीं होती है। देन जहां अपील लाई हो रही हो और अपील प्रेफर नहीं हो, तो जनरल रूल यही है कि रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, लेकिन सब क्लॉज 5 में एक्सेप्शन दिया है कि अगर जो पार्टी है उसको डाउट हो जाता है, एरनेस बिलीफ हो जाता है, गलती से लगता है कि अपील जो है वो यहाँ नहीं होनी थी, अपील नहीं लाई होती है, अपील का कोई स्टैट्यू में, लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, और वो हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, और हाई कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है कि इनजस्टिस हो जाएगा पार्टी के साथ में, तो वो पिटिशन ऑफ रिवीजन को एज पिटिशन ऑफ अपील ट्रीट कर सकता है। तो यहाँ पे भी बोथ हाई कोर्ट एंड सेशन जज हैज द सेम पावर। देन दिस आल्सो यू शुड रिमेंबर। देन सेशन जज सब क्लॉज 3399 का, कि सेशन जज का जो भी ऑर्डर होता है वो डिसीजन होता है, अगर उसके रिवीजन जुरिडिक्शन को इन्वोक करता है वो फाइनल होता है, और चाहे तो उसके बाद में उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट को कोई अप्रोच नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास यहाँ पे इक्वल पावर्स हो गई हैं। देन 397 में हमने ये जान लिया है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कॉल कर सकता है रिकॉर्ड को अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट के, और उनको एग्जामिन कर सकता है अगर उसको लगता है कि यहाँ पे प्रोसीडिंग्स इरेगुलर थी या इलीगल थी, या प्रोप्राइटरी नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोप्राइटरी, या फिर करेक्ट नहीं है, जो भी लगता है। तो ये वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं, तो ट्राई टू यूज देम बिकॉज यू विल हैव टू राइट दीज इन आंसर, तो आपको इस कीवर्ड्स को जरूर यूज करना है। ठीक है, तो हाई कोर्ट या सेशन जज उसके रिकॉर्ड को कॉल कर लेता है, और ये होता है, तो यहाँ पे रिविजनल जुरिडिक्शन इस तरह से एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, नाउ इसका सब क्लॉज 2 में एक एक्सेप्शन दिया है कि आप जानते हैं जब कोई क्रिमिनल केस हो या हाई कोर्ट क्रिमिनल केस हो या फिर कोई सिविल केस है, तो बहुत सारे ऐसे जज ऑर्डर्स पास होते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, जो फाइनल नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, और जब सूट या अपील या रिवीजन जब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उन ऑर्डर का कोई वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उनका कोई यूज भी नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर्स पास होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर प्रोसीडिंग्स, तो अगर इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स पास होती हैं ड्यूरिंग एनी केस, सॉरी सूट वर्ड विल नॉट बी यूज सिविल में, ड्यूरिंग द ट्रायल, अपील और रिवीजन, जब भी इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग, जब ट्रायल या फिर अपील, ठीक है, ट्रायल या अपील में जब बीच में ऐसे जजमेंट्स, इंटरिम ऑर्डर्स पास होते हैं जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली ट्रायल ही होगा यहाँ पे, है ना, बेसिकली ट्रायल ही होगा, क्योंकि जहां पे अपील नहीं होती वहीं पर रिवीजन होता है, तो ट्रायल ही होगा। तो ऐसे इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, इंटरिम होती हैं, जो कि परमानेंट नहीं होती हैं, और जो इसलिए पास होती हैं ताकि केस पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सके, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स पे रिवीजन नहीं होता है।
तो ऐसा ये जो लेजिस्लेचर ने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया कि रिविजन प्रोसीडिंग रिविजनल जुरिसडिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स? इसका रीजन है ताकि केसेस जो हैं वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सकें। और ये जो बहुत सारे जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, अगर हर एक के अगेंस्ट रिविजन प्रेफर होने लग जाएगा तो केसेस का पेंडेंसी जो है वो और डिले हो जाएगा, और इट विल डिले एंड डिफीट द पर्पस ऑफ जस्टिस। तो इसीलिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो हैं, अगर किसी ट्रायल कोर्ट में इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पास हुए हैं तो उसके अगेंस्ट में रिवीजन नहीं लाई होता है। तो ये इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स है क्या? तो इसका कहीं पे लॉ में एग्जैक्टली आप सेक्शन रीड करेंगे 397 का सब क्लॉज 2, तो यहाँ पे कहीं ये नहीं दिया है कि व्हाट आर इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स। तो ये कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही और हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि क्या इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स हैं, क्या इंटरिम ऑर्डर्स हैं और क्या नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है, यानी कि जो इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स हैं उनके अगेंस्ट रिवीजन नहीं जाएगा, और जो इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स नहीं है उनके अगेंस्ट रिवीजन जाएगा। तो उन्होंने कहा है अगर बेल है तो बेल जो है वो आप जानते हैं कि जब ट्रायल चल रहा है तो कई बार होता है कि उस बेल पे होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर फाइनल कन्विक्शन होता है तो उस बेल के अगेंस्ट में इसीलिए कोई रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं है, क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर्स है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है। तो रिवीजन प्रोसीडिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन बेल। देन ऑर्डर अलाउइंग एडिशनल एविडेंस, तो कोर्ट अगर ऐसा कोई ऑर्डर करता है कि एडिशनल एविडेंस होने हैं तो भी इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स है, और रिवीजन पिटीशन नहीं एप्लीकेबल होगा। देन 156 सब क्लॉज 3 में जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट आई है और उसको लगता है कि ये केस पुलिस को डिसाइड करना चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो 156 सब क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट क्या करता है, पुलिस को डायरेक्शन दे देता है इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, तो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता है, पुलिस को डायरेक्शन दे देता है इन्वेस्टिगेशन का। तो ये भी जो ऑर्डर होता है इसके अगेंस्ट भी अगर कंप्लेनेंट चाहे कि रिवीजन प्रोसीडिंग्स इन्वोक कर ले तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, देन कौन कौन से इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, तो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि कौन से इंटरलोकेटरी ऑर्डर है और कहाँ पर डिवीजन पिटीशन आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज इन प्रीलिमिनरी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो मेनी अ टाइम्स आस्क्ड कि बेल के अगेंस्ट डिवीजन प्रोसीडिंग्स होगा कि नहीं होगा, तो यू विल हैव टू आंसर कि बेल के अगेंस्ट डिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। देन कौन से नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, तो अगर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ, जब कोर्ट आप जानते हैं कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेता है, ठीक है, 190 में आप देखते हैं मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कॉग्निजेंस ऑफेंस लेता है, चाहे वो कंप्लेंट पे ले, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे ले, चाहे वो सो मोटो ले। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑर्डर अगर मजिस्ट्रेट पास करता है और अगर कंप्लेनेंट चाहे या फिर कोई पार्टी चाहे, प्रोसिक्यूटर चाहे कि इसके अगेंस्ट रिवीजन में चले जाएं, तो यस आई वाज राइट, हाँ, अगर वो चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट रिवीजन में चले जाएं तो वो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ये डिसाइड हुआ है MC अरोड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1979 का केस है, MC अरोड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो ऑर्डर होता है टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं जब ट्रायल कोर्ट में कब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है तो इट इज नॉट, ये इंटरिम ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये रिवीजन पिटीशन में चैलेंज हो सकता है, एंड दिस इज नॉट इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो व्हेन यू विल रीड द लिस्ट 2-3 टाइम्स यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर। ठीक है, देन ऐसा ऑर्डर भेजा जाता है जहां पे एक्यूज को समन किया जाता है, तो वो भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक्यूज को तभी समन करा जाता है जबकि कोर्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है कि केस एक्यूज के अगेंस्ट बन रहा है, उससे पहले नहीं करा जाता होता है। तो ये ऑर्डर भी काफी, देखें, जितना भी थोड़ा सीरियस ऑर्डर होता है, यानी कि ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस भी थोड़ा सीरियस ऑर्डर है, क्योंकि इसी के बाद सारे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होते हैं, और जल्दी कोर्ट को लगता है कि अगर कोई एविडेंस नहीं बन रहा है तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेता भी नहीं है, इसीलिए ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। देन ऑर्डर समनिंग एक्यूज सिमिलर फॉर द सेम रीजन। देन ऑर्डर एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर 473, यानी कि कोई ऑफेंस है उसका 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है और उसका ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया जाता है 4 साल, लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो वो भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। देन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, तो वैसे भी आप जानते हैं कि डिस्चार्ज के अगेंस्ट रिवीजन प्रोसीडिंग्स होती हैं,
तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज नॉट इंटरलोकेटरी ऑर्डर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नॉट इंटरलोकेटरी ऑर्डर, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम होता है एक्यूज के अगेंस्ट तो मैजिस्ट्रेट अपना काफी एविडेंसेस देख के और अपना प्रॉपरली माइंड अप्लाई करके तब चार्ज फ्रेम होता है। तो इसके अगेंस्ट ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट रिवीजन प्रोसीडिंग्स जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बेल अगर किसी को गलत दे दी जाए, ठीक है, तो वो बेल कैंसिल भी हो जाती है, आप जानते हैं। तो इसके प्रोसीजर दूसरे हैं, इसलिए ये सारे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स कोर्ट ने माने हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर आप बेयर एक्ट, अगर आपके पास में बेयर एक्ट है जिसमें कि कंबाइंड होता है, क्रिमिनल लॉ मैनुअल है, तो आप देखेंगे वहां पे फुट नोट्स में भी काफी जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये वहाँ फुट नोट्स में डिटेल्ड में डिस्कस है कि कौन से इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्रीलिम से पूछा जाता है। तो अगर आप इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो I have discussed all the provisions regarding reference and revision. एक प्रोविजन रह गया है, सेक्शन 400। ठीक है, सेक्शन 400 क्या कहता है? सेक्शन 400 एडिशनल पावर, एडिशनल सेशन जज की पावर को बताता है कि उनकी क्या पावर है रिविजनल जुरिडिक्शन के बारे में। तो आप जानते हैं नॉर्मली कि सेशन जज जो होता है इंक्लूड्स एडिशनल सेशन जज ऑल्सो। तो एडिशनल सेशन जज के बारे में लिखा है कि अगर सेशन जज उसको ट्रांसफर कर दे केस, ठीक है, तो एडिशनल सेशन जज के पास भी सेम पावर हो सकती है अंडर चैप्टर 30, यानी कि रेफरेंस और रिवीजन का सेम पावर हो सकती है। ठीक है, रेफरेंस का भी इस यहाँ पे सेम पावर हो सकती है एडिशनल सेशन जज की, अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे एक केस और डिस्कस कर लेती हूँ, द केसेस मधु लिमिये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें कहा है कि अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, ठीक है, तो रूल तो यही है 397 सब क्लॉज 2। तो इसमें डिस्कशन है 397 सब क्लॉज 2 वर्सेस 482, यानी कि इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो हमने और भी जगह डिस्कस किया हुआ है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कि कभी कभी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ कोर्ट के पास वो पावर नहीं होता, लेकिन वो चाहे तो 482 में पार्टीज के बीच में जस्टिस करने के लिए उस पावर को यूज कर सकता है। ठीक है, तो मधु लिमिये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये है कि अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवीजन कोर्ट को लगता है कि वो होना चाहिए, तो वो सेक्शन 482 का पावर यूज करके कर सकता है, जबकि 397 सब क्लॉज 2 में ऐसा नहीं दिया हुआ, तो वो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट यूज कर सकता है। तो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पूरे प्रोसीजर कोड में कहीं पे भी कोर्ट के पास में वो पावर नहीं होती है जो लॉ ने उसे दी है, तो हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि वो उस पावर को अंडर सेक्शन 482 ताकि वो जस्टिस कर पाए पार्टीज के बीच में, वो यूज कर ले। ठीक है, so I hope I made this lecture clear. So if you like the video, please do subscribe it and share it with your friends, and if you have any questions, do comment me in the comment box. Thank you so much.